हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विथ फन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री से चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजिन्स वेडिंग. They were travelling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तुषार एक ट्रेन जर्नी में कर जा रहा था दिल्ली से चेन्नई के लिए, और वो ट्रेन से जा रहा था और किसी तरीके से उसने विंडो की सीट ले ली थी और उसकी नाक पूरी इस तरीके से चिपक गई थी। ग्लू लगा के नहीं चिपकी थी, बट इस तरीके से हो गई थी कि वो कोई भी चीज़ विंडो से जो भी पास हो रही थी उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। उसने बहुत सारे ट्रीज़ को देखा था, बहुत सारे हाउसेस को देखा था जो बहुत तेज़ी से चल रहे थे। तो उसी टाइम पर उसके अंकल ने उसके पीठ पर ठोकते हुए बताया कि तुमको पता है कि ट्रेन जो था वो सबसे पहले लगभग 150 साल पहले यूज़ में लाया गया था, और एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और कुछ सालों के बाद लोग बस यूज़ करना शुरू कर दिए। तुषार को ये चीज़ सोच करके बहुत हैरानी सी हुई। तो उसको लगता था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं आ जा पाते थे तो वो अपना पूरा जीवन कैसे बिताते थे। तो चलो हम देखते हैं कि अर्लीस्ट पीपल कैसे जाते आते थे। The earliest people, why were they on the move? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter and gatherers. हम लोगों को जानते हैं जो हमारे सबकॉन्टिनेंट में रहा करते थे, वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है जब लोग हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे। द मैन कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ठीक है, तो उस टाइम के जो लोग थे वो एनिमल का शिकार किया करते थे, मछलियाँ पकड़ा करते थे, बर्ड्स को पकड़ा करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे जंगलों से, उनके प्लांट्स के रूट्स इकट्ठा करते थे, नट्स यूज़ करते थे, सीड्स यूज़ करते थे, लीव्स यूज़ करते थे और एग्स भी यूज़ किया करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। देर आर मेनी रीज़न फॉर दिस। जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा मूव करते रहते थे। उसके पीछे एक रीज़न था। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। उनको ये लगता था कि अगर एक जगह पे वो रुक जाएंगे तो कुछ समय के बाद सारी चीज़ें और सभी एनिमल रिसोर्सेज यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। Therefore, they would have to go elsewhere in the search of food. इसलिए खाने की तलाश में उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला तो रीज़न ये हो गया कि लोग इसी वजह से हंटर और गैदर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक आया जाया करते थे कि एक जगह का जो प्लांट और एनिमल रिसोर्स है वो ख़त्म ना हो जाए। दूसरा रीज़न ये था, एनिमल्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर पे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक आया जाया करते थे छोटे छोटे शिकारों के तलाश में। तो जो भी डियर थे, जो वाइल्ड कैटल्स था, वो घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। तो इसकी वजह से जो भी हंटर्स होते थे वो उनको फॉलो करते थे, उनके मूवमेंट को फॉलो करते हुए वो उन्हीं के पीछे पीछे आया जाया करते थे। जो थर्ड रीज़न था, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो थर्ड रीज़न था वो ये था कि जो प्लांट और ट्रीज होते थे वो अलग अलग सीज़न में इनमें फ्रूट आते थे। जैसे देखा होगा मैंगो का सीज़न आ रहा है ना,
मैंगो के टाइम पर मैंगो के ट्री में प्लांट लगेगा, जामुन के टाइम पे जामुन में लगेगा, एप्पल के टाइम में एप्पल में लगेगा, है ना, गुआवा के टाइम में गुआवा में लगेगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम होता था, अलग अलग सीजन्स होते थे जिसमें वो फ्रूट फ्लरिश करता था, लोग उसको यूज़ करते थे। अब फोर्थ रीज़न ये है कि पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जो लोग होते थे, प्लांट या फिर एनिमल्स जो भी होते थे, उनमें पानी की ज़रूरत होती थी जिंदा रहने के लिए। और पानी कहाँ मिलता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ठीक है। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, अदर आर सीजनल। अब आपको पता होगा पेरेनियल और सीजनल रिवर्स किसको बोलते हैं। पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। और सीजनल रिवर्स वो होती हैं जिनमें एक सीजन में पानी रहता है और एक में नहीं रहता। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और इसीलिए उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में किसी ड्राई सीजन में, चाहे वो विंटर हो या समर्स हो, दूसरी जगह जाना पड़ता था। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हमने इन लोगों के बारे में कैसे जाना? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड सम ऑफ दिस हंटर थिंग्स हंटर गेदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब चीज़ों को पता किया कि जो हंटर्स और गैदरर्स यूज़ किया करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट। तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो टूल्स थे जो स्टोन से बने होते थे, जो वुड और बोन के बने होते थे, उनको ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो जिनमें से जो स्टोन के टूल्स थे वो अभी भी पाए जाते हैं। सम ऑफ these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and hide, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make hut एंड टूल्स। तो उस टाइम के जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे वो मीट को और बोन को कट करने के लिए होते थे, ट्री के बार्क को कट करने के लिए होते थे, या फिर एनिमल्स के स्किन को, जिनको हम हाइड्स बोलते हैं, एनिमल के स्किन को भी कट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। फ्रूट्स को चॉप करने के लिए और रूट्स को चॉप करने के लिए भी स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे। उन्हीं स्टोन टूल्स में कुछ ऐसे टूल्स थे जिनके जो हैंडल्स होते थे वो या तो बोन के होते थे, जैसे वुड के या तो फिर वुड के होते, जैसे हमारी नाइफ होती है ना, नाइफ में पीछे वुड लगा होता है या प्लास्टिक लगी होती है, तो उसी तरीके से उस टाइम पर भी हुआ करता था। और उसी तरीके से जब एरो बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसमें टूल्स को यूज़ किया जाता था, वुड को यूज़ करके पीछे से, और आगे पॉइंटेड रहता था स्टोन का। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड। कुछ ऐसे टूल्स थे जो वुड को चॉप करने में यूज़ होते थे, कुछ फायरवुड को तोड़ने में काम में आते थे, और कुछ ऐसे थे जो हर्ट्स और टूल्स बनाने में काम में लाते थे। देखो ये स्टोन्स है, फिगर देख रहे हो आप, ये स्टोन है, देख रहे हो, इससे ऐसा स्टोन था, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके बनाया गया। ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड। देखो लेफ्ट साइड में ये ग्राउंड को खोदने के लिए काम में आ रहा है, गड्ढा बन रहा है ना, ग्राउंड को खोदने का काम आ रहा है, एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। और जो राइट साइड में है, स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। जो एनिमल के स्किन से क्लॉथ बनाया जाता था ना, उसको स्टिच करने के लिए देखो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता था। अब लोग कैसे चूज़ करते थे किस जगह पे रहना चाहिए? All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunters and gatherers. Only some are shown in the map. Many sites were located near source of water such as river and lake. देखो ये हम पूरा अगर मैप देखें तो जहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है पेलियोलिथिक साइट है ना, जहाँ पर स्टोन एज के बारे में बात की गई है। स्टोन एज के समय में कौन कौन से थे? भीमबेटका, हंसगी एंड कर्नूल केव्स, ठीक है। उसके बाद है नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट में क्या है? बुरजाहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलदिहवा, मेहरगढ़, दाओजाली हेडिंग, ठीक है, हल्लूर एंड पयमपल्ली। इसके बाद है मेगालिथिक साइट्स। देखो जो ग्रीन कलर में है वो मेगालिथिक साइट है, ठीक है, पूरे मैप में। अर्ली विलेजेस कहाँ पे हो गए? इनाम गांव, जो पर्पल कलर में है वो अर्ली विलेज इनाम गांव है। उसके बाद है ऑरेंज कलर में
येलोइश ऑरेंज में मॉडर्न सिटी में जो स्टार बना है वो देखो, मुंबई और कोलकाता जो है क्या हम वो मॉडर्न स्टार है। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे मैप में किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। पेलियोलिथिक साइट कौन सी है, नियोलिथिक, मेगालिथिक और अर्ली विलेजेस के साथ साथ मॉडर्न सिटीज कौन कौन सी हैं। एज स्टोन टूल्स वेर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल। स्टोन टूल्स जो थे इतने इंपॉर्टेंट थे कि लोग इसके पीछे पीछे आया जाया करते थे, उसको ढूंढा करते थे, इनकी गुड क्वालिटी को देखते थे। Many of the caves in which these early people lived have painting on the wall. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings showed wild animals drawn with great accuracy and skill. ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग थे जो रॉक पेंटिंग यूज़ करते थे और जो दीवालों पे बना हुआ हमें मिला है उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर एक पूरा अच्छी तरीके से चित्रकारी और एक्यूरेटली स्किल दिखाई देती है कि लोगों ने किस तरीके से स्टोन से खुदाई करके उसके ऊपर बनाया है। ये देखो, फ्रॉम Bhimbetka in present day Madhya Pradesh. This is an old site with caves and rock shelter. People choose this natural cave because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to Narmada Valley. You can think of why people choose to live here. देखो यहाँ पे छोटे छोटे caves दिखाई दे रहे हैं ना, इनके बीच में लोग रहा करते थे क्योंकि यहाँ से इनको छुपने में, पानी से बचाने में, ये सब चीज़ें करने में आराम होता था। फाइंडिंग अबाउट फायर, अब लोगों ने मैप कैसे ढूंढा, लोगों ने फायर कैसे ढूंढा। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। मैप 2 में अगर हम देखें तो कुरनूल में जो आग जलाई गई थी उसके ऐश जो है अभी भी पाए जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोग जो है फायर को यूज़ करना जानते थे। ठीक है, और फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। ठीक है, फायर को कई तरीके से यूज़ किया जाता था एज अ सोर्स ऑफ लाइट, उजाले के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड टू स्कार्स एनिमल अवे, और एनिमल को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, और आज के दिनों में हम फायर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। Archaeologists have given lengthy name for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This come from two Greek word, paleo meaning old and lithos meaning stone. तो archaeologist जो हैं उन्होंने बहुत लंबे लंबे नेम सुझाए। जो अर्लीस्ट टाइम में लोग रहा करते थे उनको पेलियोलिथिक बोला जाता था। और ये जो पेलियोलिथिक वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। पेलियोलिथिक पीरियड जो था लोगों का वो 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स अगो की बात करता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। और ये जो लंबा समय है वो लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक एज में डिवाइडेड है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और यही 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years till about 10,000 years is called the Mesolithic, Middle Stone Age। ठीक है, ये वो समय था जब environmental changes आने लगे थे। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths। और इस टाइम पे जो स्टोन टूल्स पाए जाते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे। माइक्रोलिथ्स वे प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स। तो जो माइक्रोलिथ्स थे, जो छोटे छोटे स्टोन टूल्स थे, वो बोन्स या वुड के सहारे यूज़ किए जाते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। और उसी समय अगर हम देखें तो पुराने समय के औजार भी यूज में लाए जाते थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक। ठीक है, तो 10,000 सालों से लेकर के अब तक के जो समय था वो नियोलिथिक समय कहा गया। जो 10,000 साल से के बाद से शुरू हुआ। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। तो इसके बारे में कुछ जगहों के भी सुझाए गए थे जो हमने मैप में देखे थे, और इन्हीं के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब देखते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज आया। ओके,
Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animal that survived on grass. तो 2000 साल की बात है जब बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आने लगे, जिसमें से ये था कि हमारा जो अर्थ था उसकी कंडीशन थोड़ी वार्म होने लगी थी और बहुत सारे एरियाज़ में ग्रासलैंड डेवलप होने लगे और उसकी वजह से क्या हुआ, डियर, एंटीलोप, गोट, शेप और कैटल्स जैसे एनिमल जो थे वो बहुत तेज़ी से फ्लरिश करने लगे. क्यों? क्योंकि उनको खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी. Those who hunted these animals not followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. तो जो लोग इस टाइम पे इन एनिमल्स का शिकार किया करते थे उन लोगों ने इनकी फूडिंग हैबिट, उनके ब्रीडिंग सीजन को जान लिया. तो जब इन सब चीज़ों को जब वो जान लिया तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रियरिंग करना शुरू कर दिया इन एनिमल्स का. इन एनिमल्स को पालने लगे. तो अब क्या हुआ, फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पेशा बन गया. तो अभी किस तरीके से फार्मिंग और हर्डिंग की बिगिनिंग हुई, चलो देखते हैं. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रास इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब यही वो समय था जब ग्रेन्स है ना, जिन ग्रासेस के बीच में ग्रेन्स होते थे जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये अपने आप ग्रो करने लगा कुछ हिस्सों में, जहाँ पर मैन, वीमेन और चिल्ड्रन जो था उनको उन्होंने कलेक्ट किया होगा एज अ फूड एंड लर्न व्हाट दे ग्रीव एंड व्हेन दे रिपेंड. और इसके बारे में उन्होंने सोचा होगा कि ये किस तरीके से लगते हैं और कब ये पकते हैं. तो जिसकी वजह से क्या हो गया, लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग पावर डेवलप होने लगा. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर. और इस तरीके से लोग क्या हो बन गए, फार्मर्स बन गए. ईजी है ना. People could also attract and then tame animal by leaving food for them near the shelter. लोग क्या करने लगे, उन एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको पालने के लिए कुछ खाने की चीज़ें रखने लगे अपने घरों के आसपास, उनके घरों के आसपास. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. जो सबसे पहले एनिमल जो पाला गया वो था and dog का wild ancestor. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. और धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन एनिमल्स को भी इनकरेज करने लगे जो उनके कैंप के पास आ सके, जैसे शीप, गोट, कैटल एंड पिग्स जो हर्ड में रहा करते थे और घास भी खाया करते थे. Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they become herders. और इस तरीके से लोग क्या करते थे कि वो अटैक करने वाले एनिमल से उन एनिमल्स को बचाते थे. और इस तरीके से एनिमल्स जो लोग थे वो एनिमल पालने लगे और वो हर्डर्स बन गए. ठीक है, तो हमने जाना क्या लोग फार्मर कैसे बने और किस तरीके से हर्डर बन गए. Domestication is the name given to the process in which people grow plant and look after animals. Very often plant and animal that are tended by people become different from wild animal, plant and animal. This is because people select plant and animal for domestication. For example, they select those plant and animal that are not prone to disease. They also select plant that yield large size grain and have strong stalk capable of bearing the weight of the ripe grain. तो जो लोग थे वो क्या करने लगे, जब प्लांट और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए, उनका रेयरिंग करना, उनको फार्मिंग करना स्टार्ट किए, तो वो इस तरीके के बीज को सिलेक्ट करते थे, इस तरीके के वाइल्ड प्लांट और एनिमल को सिलेक्ट करते थे जो डोमेस्टिकेशन के लिए सही था. वो उस तरीके के प्लांट और एनिमल को करते थे जो डिजीज़ प्रोन नहीं था. वो इस तरीके के एनिमल्स को या प्लांट को सिलेक्ट करते थे जिसका यील्ड ज़्यादा अच्छा था, ग्रीन्स अच्छे बनते थे, जिनके जो तने थे वो स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, है ना. राइप ग्रेन के जो वेट होता था उसको संभाल सकते थे. सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट विल हैव द सेम क्वालिटी. और इस तरीके के जो सीड्स थे वो उन प्लांट से प्रिजर्व करके रखा जाता था अगले सीजन के लिए. अमोंगेस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग. एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. अच्छा, अगर हम
देखें तो वो एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए जाने लगे या वो प्लांट जो डोमेस्टिकेट किया जाने लगा, उनमें जो प्लांट और एनिमल थे उनमें नेचर में चेंजेस आने लगे, उनकी टीथ में चेंजेस आने लगे। उन एनिमल्स को जिनको रेयर किया गया, उनके टीथ में, उनके हॉर्न्स में चेंजेस आने लगे, जो उनकी वाइल्ड वैरायटी हुआ करती थी उससे फ़र्क दिखाई देने लगा। So domestication was a gradually process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. तो डोमेस्टिकेशन जो था एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसने बहुत ज़्यादा समय लिया और 12,000 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था। Virtually all the plants and animal produce that we use as a food today is a result of domestication. जो भी चीज़ आज हम यूज़ करते हैं वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। जो सबसे पहले अर्लीस्ट प्लांट थे जिसको खेती किया गया, जिसको उगाया गया, वो थे व्हीट और बार्ले। और एनिमल जिसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया वो था शीप एंड गोट। क्या था? व्हीट एंड बार्ले, नेक्स्ट शीप एंड गोट। ठीक है, तो अब डोमेस्टिकेशन, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट को एज अ फार्मर यूज़ करना, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक हमें नई लाइफ मिली, अ न्यू वे ऑफ लाइफ हमें मिली। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर्स। When people begin growing plant, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तब जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया, तब ध्यान दोगे कि जब वो समय, जितने समय में वो फसल तैयार होती थी या जितने साल में, जितने महीने में तैयार होती थी, तो लोगों को वहाँ पे ही रहना पड़ता था। प्लांट में वाटर करने के लिए, उनके वीड्स को निकालने के लिए, एनिमल्स को और बर्ड्स को भगाने के लिए, जब तक कि वो अनाज तैयार नहीं हो जाता था। और उसके बाद जब अनाज तैयार हो जाता था तो उसको स्टोर किया जाता था यूज़ के लिए। अब ये देखो, वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज, किस तरीके से यूज़ किया जाता था ग्रेन, एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट एंड स्टोर्ड फॉर फूड। ठीक है, तो सीड के तौर पर भी यूज़ होता था, फूड के तौर पर भी यूज होता था और गिफ्ट भी किया जाता था, और साथ ही साथ इन फूड आइटम्स को स्टोर भी करके रखा जाता था। As a grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or rope basket or dug pits into the ground. अब जब ग्रेन को स्टोर करने की बात आई, तब फूड और सीड दोनों को किस तरीके से स्टोर किया जाए इसके बारे में लोग सोचने लगे। तो उन्होंने क्या किया, क्ले पॉट बनाया। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, आज भी घरों में मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, बड़े बड़े से मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट को बनाया, या फिर गड्ढे खोद करके उसमें ग्रेन्स को रखा गया। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. तो एनिमल्स जो थे, जब उनकी रेयरिंग स्टार्ट हुई तो वो नेचुरली मल्टीप्लाई करने लगे। ठीक है, जब उनको ध्यान से देखा गया, ध्यान से उनको ध्यान दिया गया, तो ये क्या करते थे, मिल्क प्रोवाइड करते थे, जो हमारे फूड का इम्पोर्टेंट सोर्स है। ये मीट प्रोवाइड करते थे जब भी हमें ज़रूरत होती थी। तो इसी वजह से एनिमल्स क्या थे, ये एक स्टोर ऑफ फूड थे, एनी टाइम हम इनको यूज़ कर सकते थे। So apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are the animals used for? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या चीज़ें हमें एनिमल से मिलती थी और उस समय एनिमल्स को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। Finding out about the first farmers and herders. You will notice a number of blue squares. Each mark a site from where the archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important one are in the northwest is present day Kashmir and in east and south India. तो जब भी हम देखेंगे कि फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स कौन थे, तो वो साइट हमें दिखाई देंगी जो हमने मैप में देखा था ना, ब्लू कलर वाले स्क्वायर में ब्लू कलर वाले, वो सभी क्या थे, फार्मर्स और हर्डर्स की साइट थी। और उसमें से भी जो भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर में है और ईस्ट और साउथ इंडिया में है।
To find out whether these sites are settlement of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animal bone. तो इस साइट के बारे में पता करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू किया, फार्मर्स और हर्डर्स और के जो साइट्स थे उनमें एविडेंस को तलाशना शुरू किया प्लांट्स और एनिमल्स के बोन को लेकर के. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ट ग्रेन. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिली वो ये मिली कि ग्रेन को जलाया गया था. या तो वो एक्सीडेंटली जली हुई होगी या फिर कोई पर्पज से जलाया गया था. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bone of different animals. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस क्रॉप को पहचान लिया कि वो कौन से क्रॉप हैं और कौन से क्रॉप जो थे वो उस टाइम पे उन सबकॉन्टिनेंट में लगाए गए थे. और उन्होंने और क्या तलाशा बच्चों, उन्होंने और एनिमल्स के बोन्स को भी तलाशा जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम के. Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites, for instance in Burjahom. In present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the hut, which suggests that depending on the weather, people could कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हर्ट्स और हाउसेस के भी साइट्स को ढूंढ निकाला था जो इस टाइम पे कश्मीर में है, जिसका नाम है बुर्जहोम. उस टाइम पे लोग पिट हाउसेस बनाया करते थे जो ग्राउंड में गड्ढा खोद करके बनाया जाता है ना, उनको पिट हाउसेस बोलते हैं. विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम, और सीढ़ियाँ बन जाती हुई इसमें बनी हुई थी. और ये जो पिट हाउस होता था वो कोल्ड वेदर में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. इसमें आसानी से छुपा जा सकता था, रहा जा सकता था. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ने खाना बनाने वाला चूल्हा भी ढूंढ निकाला. चूल्हे अंदर भी बने थे घरों के और घरों के बाहर भी बने थे, जिससे पता चलता था कि अलग अलग वेदर के हिसाब से लोग अलग अलग जगह पे खाना बनाया करते थे, चाहे इंडोर या फिर आउटडोर में. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. बहुत जगह से स्टोन टूल्स भी मिले हैं. Many of these are different from the earlier Paleolithic tool, and that is why they are called Neolithic. और जो स्टोन टूल्स हमें मिले इस इन डिफरेंट साइड से वो पहले से अलग थे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं. These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. जो टूल्स इस समय यूज़ होते थे वो बहुत पॉलिश्ड होते थे, कटिंग एजेस थे, फाइन एजेस थे. मोटार और पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था. मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. और आज भी मोर्टार्स और पेस्टल्स जो है ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. At the same time, tools of Paleolithic type continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bones. और उस टाइम में नियोलिथिक एज के होने के बावजूद भी पेलियोलिथिक टाइम के जो टूल्स थे वो आज भी यूज़ किए जाते थे. मतलब अभी नहीं, नियोलिथिक एरा में भी यूज़ किया जाता था. और कुछ ऐसे स्टोन थे जो बोन्स से बने होते. देखो न्यू स्टोन टूल्स कैसे दिख रहे हैं, पॉलिश्ड शाइनी एकदम शेप में दिख रहे हैं ना, और पहले वाले कैसे थे, डिस्टॉर्टेड शेप के थे. Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of material, for example, cotton that could now be grown. तो देखो उस टाइम पे लोग क्या करने लगे, अर्दन पॉट्स यूज़ करने लगे. कभी कभी ये अर्दन पॉट्स डेकोरेटेड हुआ करते थे. देखो जैसे साइड में एक पॉट बना है ना, देखो कितना शाइनी है, तो कभी कभी ये डेकोरेटेड हुआ करते थे. और थिंग्स को स्टोर करने में, सामानों को स्टोर करने में यूज़ में लाया जाता था. लोग क्या करते थे, पॉट्स को यूजिंग पॉट फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने में यूज़ करते थे, चावल, गेहूँ, दालों को बनाने में. ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये क्लॉथ को भी वीविंग स्टार्ट किए.
अलग अलग मटेरियल्स है जैसे कॉटन, वो उस समय ग्रो करते थे और उसी को यूज़ करने लगे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या सभी जगह एक ही साथ सारे चेंजेस हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत साल बीत गए जब आदमी और औरत स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, और लोग अब भी क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल्स का, फूड इकट्ठा करते थे। और कहीं पे लोग इस तरीके से जहाँ पर फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर लिया गया था। ये तकरीबन हजारों सालों की देन है। बिसाइड्स इन सम केस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और ऐसा भी देखा गया कि कई जगहों पे लोग एक ही साथ एक ही तरीके के काम करते थे। अब देखते हैं आगे। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। जो मेहरगढ़ साइट है वो फर्टाइल प्लेन में है, नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू ईरान। अब बोलन पास कहाँ है ये आपका काम है, आप इसको एटलस में देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे बोलन पास कहाँ है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रेयर शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मेहरगढ़ वो जगह थी जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले बार्ले और वीट उगाना शुरू किया था और शिप और गोट्स को रेयर करना शुरू किया था, पालना शुरू किया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, और ये सबसे पुराना विलेज था, गांव था। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वेयर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग, ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वेयर फाउंड। तो अलग अलग तरीके के एनिमल्स का जो बोन था वो यहाँ पर पाया गया, चाहे वो डियर हो या फिर पिग हो, शिप हो या फिर गोट हो। अदर फाइंड दैट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेस। दूसरी जो चीज़ हमें मेहरगढ़ से मिली वो था रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस का। मतलब जो हाउस का शेप हुआ करता था कैसा होता था, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होता था। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, और सभी घरों में 4 या 4 से अधिक इसके हिस्से हुआ करते थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और इनमें से कुछ हिस्सा जो था वो स्टोरेज के लिए यूज़ होता था। देखो, ये देख रहे हो 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं ना इनमें, और सभी अलग अलग तरीके के लिए यूज़ किया जाता था। इनमें से कुछ स्टोरेज का भी काम आता था। और ये बरियल है मेहरगढ़ का। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. जब लोग मरा करते थे किसी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव का, तो उस समय उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनकी तरफ ध्यान देते थे लोग, और ये बिलीफ था कि मरने के बाद भी एक जीवन संभव है। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, और ब्यूरियल जो था, जो कब्र थी, उनका उसी तरीके का एक अरेंजमेंट था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, और अलग अलग तरीके के जो बरियल साइट्स थे वो मेहरगढ़ में पाए गए। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और एक सीन ये बताया गया कि एक डेड पर्सन जो है वो बरी किया गया था अपने गोट्स के साथ, वो इसलिए ताकि उनको फूड जो है नेक्स्ट वर्ल्ड में भी मिला करे। तो इस चैप्टर से हमें जो कीवर्ड्स मिले वो थे हंटर गेदरर, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डरर्स, नियोलिथिक एंड बरियल। इनमें से किसी भी वर्ड के बारे में आपको नहीं पता चला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching. Stay connected with me for the next video. Till then, take care and keep watching Katya Kids Learn with Fun. Bye for now.